हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अदिति क्लासेस के इस अब मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यहाँ पर हम क्लास 10th की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। और मैं आप लोगों को चीज फिर से इन्फॉर्म कर दूं बच्चों कि ना मैं अभी जो वीडियोस डाल रहा हूँ, पहले मैंने 9th क्लास की वीडियो डाली है, फिर ये 10th क्लास की आ रही है। तो एक्यूरेटली ऐसे ही एक एक्यूरेंसी और टाइमिंग में वीडियोस डलती रहेंगी। आप बस करेक्ट रहिए, अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता है क्या है कि मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ या जो भी चीजें यहाँ पर नोट डाउन कराता हूँ, उसको ना एक बार नोट डाउन कर लिया करो। और नोट डाउन करने के बाद ना आप ये तो शॉर्ट नोट्स में मैं एक्सप्लेनेशन देते ही देता हूँ, आप कोशिश क्या करो कि उसको एक बार नोट डाउन करने के बाद एक क्या होगा, सिंपल रिवीजन, और दूसरा एक बार बुक पढ़ लिया करो। मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर बच्चों आप सभी लोग मेरे नोट्स को पढ़ाने के बाद एक बार अगर बुक्स को पढ़ लोगे ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, बेस्ट ग्रेड में चला जाएगा, और जिससे आपको आंसर बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10 सत्ता की साझेदारी। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड है कि भैया इंग्लिश में कराइए, तो 9th क्लास की अब जो भी वीडियोस आएंगे आगे वो 9 हिंदी में भी होंगी और इंग्लिश में भी होंगी। ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता की साझेदारी चैप्टर 1 क्या है, मुख्य बिंदु। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रैब हो सके। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, और ये बच्चों अपने आप में क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, 10th क्लास के अंतर्गत मिड टर्म एग्जामिनेशन में पहला ही क्वेश्चन यही था कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है या आप उससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। अब देखो क्या बोला गया कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। अब देखो क्या बोला, बेल्जियम, दूसरा पॉइंट है बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। कई बार क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका और बेल्जियम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं, तो उसकी भी हम यहीं से प्रैक्टिस कर लेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, तो देखो पहले में आप पॉइंट में समझेंगे अर्थ। श्रीलंका और बेल्जियम की डिफरेंसेस के दोनों में जो लोकतांत्रिक शासन प्रशासन था वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप समझेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, और चौथा पॉइंट आप समझेंगे इसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी एक प्रकार से सत्ता में साझेदारी होना किसी भी देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सबके लिए सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के अर्थ को समझना। तो देखो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, जैसा मैंने लिखा है आप कोशिश करें हूबहू उसको वैसे ही नोटबुक में लिखें। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो थोड़ा सा। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। क्लियर हुआ? बोला है सत्ता की साझेदारी भैया एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह, यानी कि समाज का हर एक समूह बराबर की अपने रोल प्ले करता है, भागीदारी निभाता है। अगला, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। कहते हैं भैया लोकतंत्र अगर अच्छे से चलाना है तो सत्ता में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट होता है। सत्ता क्या होती है, कैसी होती है, सब चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप बस अभी डेफिनेशन क्लियर करते चलो। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। कहते हैं कि लोकतंत्र ही जब सभी नागरिक मिलजुल कर समाज को चलाते हैं, बनाते हैं, तो वो लोकतंत्र को दर्शाता है या दिखाता है। लोकतंत्र सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा ही संभव है। लोकतंत्र देश के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं ना वो तो इंपॉर्टेंट ही है। जितने भी क्या मैंने सिर्फ अभी आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि इसके अंतर्गत कौन सा अहम पॉइंट है। ठीक है, अब इसी के बाद मैं आपको बेल्जियम और श्रीलंका के में सत्ता की जो साझेदारी है उसके पीछे के क्या पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा याद रखने बच्चों, वो ध्यान रखना है। अब देखो क्या बोला गया है, तो मैंने ऐसे जैसे जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे वैसे ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं ताकि आपको बैलेंस सफिशिएंट लगे, ताकि आप क्या कर सके एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक बार रिवीजन कर सके सरसरी रिवीजन। ठीक है, तो देखो आप ऐसी हेडिंग डालेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी आखिर है क्या। तो देखो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है,
यानी कि बेल्जियम जो है यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। अगर आप जब बुक रीड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि इसकी आबादी जो है वो हरियाणा की आबादी के आधी है। इसका मतलब ये कि इसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लमसम अगर देखा जाए तो 1 करोड़ आबादी है अकेले बेल्जियम की। देखो छोटा सा देश है, इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट जटिल है। कहते हैं ये देश है तो छोटा सा, लेकिन इस देश के अंदर यहाँ अलग जाति के लोग रहते हैं, यहाँ अलग जाति, यहाँ अलग जाति, यहाँ अलग जाति, अलग जाति, यानी कि अलग अलग जाति के लोग हैं एक छोटे से देश के अंदर। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि श्रीलंका तो लड़ के मर गया, सिलाई और तमिलाई 2 समुदाय थे फिर भी नहीं रह पाए। लेकिन बेल्जियम ने ऐसी कौन सी टेक्निक को अपनाया जिससे कि अलग अलग विविधा रूप में समाज बटा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो देखो अब आपको क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आप बस वैसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो क्या बोला है, तो समाज में जातीय यानी कि धर्म के आधार पे बनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59% यानी कि 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। बेल्जियम का एक छोटा सा क्षेत्र है फ्लेमिश, वहां रहती है और डच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है बच्चों? डच भाषा बोलती है, ठीक है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फ्लेमिश में कितने प्रतिशत जनसंख्या फ्रेंच, डच, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज बोलती है। तो आपको पता होगा कि 59% जो है वो डच भाषा बोलती है। तो ऐसे जो मेन पॉइंट है ना वो आप अंडरलाइन भी करते चलो। अगला है कि लगभग 40% आबादी बेलोनिया, बेल्जियम का एक क्षेत्र है, बेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। देखो 59% डच बोलती है और 40% क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है। अब आगे बोला गया राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पे 80% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है जबकि 20% आबादी सिर्फ डच बोलती है। मतलब देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, बुक्स क्या कहना चाह रही है, यहाँ सिंपल सी बात ये है कि एक छोटे से क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग लोग रह रहे, अलग अलग भाषा बोलते हैं। जब भाषा अलग है तो संस्कृति होगी, उनकी अलग कल्चर होगा, बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन फिर भी साथ मिलके रह रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है उनकी, ऐसी कौन सी बात है जो उनको साथ में बना के रखती है? तो एग्जाम में बच्चों से सीबीएसई यही डिमांड करती है कि बच्चों बताइए कि बेल्जियम और श्रीलंका का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऐसी कौन सी चीज है जो सत्ता की साझेदारी करने के लिए यानी कि सत्ता बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम मॉडल रूप ले लेते हैं बेल्जियम का। इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बेल्जियम क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई बेल्जियम इज इंपॉर्टेंट रेदर देन ऑफ श्रीलंका एंड हाउ इट इज इफेक्टेड ऑफ अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। कुल मिला के बात सिंपल सी है, आपको बस समझ को अंडरस्टैंड आपने बढ़ानी है कि भैया ऐसी कौन सी बात है जो बेल्जियम इतने विविधा होकर भी साथ में और श्रीलंका 2 जातीय संघर्ष के बीच में पिस गया, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। बोला गया है कि अगला पॉइंट है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, वहां पर कहते हैं अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में फ्रेंच भाषी लोग हैं जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समर्थ हैं। तुलनात्मक रूप से ज्यादा समर्थ है मतलब पैसा रुपया, ठीक है, इनके पास जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं बेल्जियम में, ठीक है, और बाकी की चीजों से भी स्ट्रॉन्ग, एजुकेशन अच्छी है, ठीक है। अब देखिए जो अल्पसंख्यक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुसंख्यक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो गरीबी से किसी न किसी चीज से पीड़ित है, ठीक है। अब ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट, तो मैं आप लोगों को अभी तक यही बता रहा था कि ऐसी कौन सी वो बात है जो बेल्जियम को एक साथ जोड़ के रखी हुई है जबकि वहां पर इतनी विविधता है। तो पहले आप लोग ना ये पूरे ग्राफ को पॉज करके वीडियो को रोक लो और इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लो, हर एक पॉइंट को देख लो, फिर आपको मैं समझाऊं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बेल्जियम को रोक के रखी हुई। देखो टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि बेल्जियम में ऐसी कौन सी अवधारणा है, ऐसी कौन सी सत्ता शक्ति है जिसकी वजह से बेल्जियम में कभी टकराव देखे नहीं गए या हुए ही नहीं। तो अब देखो आप लोग के वो पॉइंट्स आखिर हैं क्या। तो पहले अगर हम बात करें तो देखो केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, कहते हैं कि वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले मंत्री बराबर हैं, यानी कि जो लोगों द्वारा चुने गए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई हैं। कहते हैं कि केंद्र सरकार ने अनेकों शक्तियां यानी कि कई सारी पावर्स
कई सारी पावर्स देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। कहने का मतलब है कि बेल्जियम के अंतर्गत क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र हैं उनको ही पावर दे दी गई कि भैया आप ही अपने रूट लेवल पे क्या करो, वर्क करो और आप ही अपने लोगों के लिए नियम कानून बनाओ। अगला पॉइंट है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों की समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, यहाँ जितने भी मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग समुदाय हैं ब्रुसेल्स में और दोनों को सेम इक्वल लेवल की पावर दे दी गई है कि भैया आप दोनों इक्वली एबल हैं टू बी डू दी वर्क फॉर द पीपल। ओके, तो एक तो ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये बेल्जियम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं बेटा रूट लेवल पे, ताकि वहां आपसी टकराव ना हो। और प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, सेम एक समान शक्ति प्रोवाइड कर देना। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप लोग अगर थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, सामुदायिक सरकार का निर्माण। सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कि लोकल लेवल पे सरकार बनाना। इसका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा ही होता है। सामुदायिक सरकार का मतलब हो गया भैया कि जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं तो फ्रेंच लोग अपना प्रतिनिधित्व चुन लें, जो डच बोलते हैं डच वाले अपना प्रतिनिधित्व चुन लें और वो लोग ही सरकार बनाए। ठीक है, भाषा के लोगों के द्वारा होता है और कौन चुनता है इन्हें, वही भाषा बोलने वाले लोग जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है, फ्रेंच है तो फ्रेंच भाषी ही फ्रेंच प्रतिनिधि को चुनेंगे। आगे बोला गया है इस सरकार के पास संस्कृति, क्षेत्रीय तथा भाषा से संबंधित शक्तियां होती हैं। अब जो ग्राउंड लेवल पे या फिर क्षेत्रीय लेवल पे जो सरकार बनती है, इनके पास पावर होती है कि वो अपने धर्म के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे क्या कर सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं, अपने नियम बना सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो बेल्जियम को श्रीलंका से अलग करते हैं। कहने का मतलब ये टकराव ही नहीं होने देते हैं बेल्जियम में। कई बच्चों को क्या होता है, एनसीईआरटी जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें वो जल्दी समझ नहीं आती है क्योंकि वो मेन पॉइंट को लेविंग बिहाइंड कर देते हैं। तो बच्चों आपको इन पॉइंट को बड़ी ही बारीकी से देखना है और समझना है। ठीक है, बाकी की पॉइंट्स भी अब आप देखो। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि श्रीलंका वाले पॉइंट में आपको क्या चीज ध्यान देनी है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दूसरा, इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। अब यहां देखो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेगा आगे चल के बेल्जियम के साथ। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में, बड़े बड़े एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि श्रीलंका को आजादी कब मिली। तो जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उसके 1 साल बाद 1948 में श्रीलंका भी आजाद हो गया पूर्ण रूप से। अगला पॉइंट है सिहली समुदाय के लोग ने अपने संख्या के बल पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यहां पर अब चाहा क्यों, आप लोग जब बुक रीड करेंगे ना बच्चों, एक चीज याद रखना, तो इसमें आप लोग श्रीलंका के बारे में एक चीज देखेंगे कि श्रीलंका में जो इसका उत्तरी पूर्वी वाला जो क्षेत्र था पूर्ण रूप से पूरी तरीके से तमिलाओं द्वारा था, यानी कि तमिल के लोग वहां रहते थे। ठीक है, तो वहां तमिलाई समुदाय भी थे। दूसरा, वहां सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक लोग थे वो थे सीली, यानी कि सीला जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं सीली लिखा है, कहीं सीला लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। ठीक है, बौद्धिस्ट भी थे लेकिन बौद्धिस्ट बहुत कम थे उसमें। ठीक है, तो सीलियों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो बुक में ये चीज भी लिखी हुई है कि सीलाओं ने क्या किया था, इनकी सीलियों ने क्या किया था कि अपनी बहुसंख्या के शक्ति के बल पे सरकारी जॉब में रिजर्वेशंस, स्कूलों में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशंस, जितनी भी मतलब प्रशासनिक व्यवस्था उनमें सिर्फ और सिर्फ सीली ही हो, क्योंकि सीली की संख्या ज्यादा है इसलिए। तो कहीं ना कहीं यही एक विवाद का मुद्दा बन गई। वहीं तमिलाओं ने भी स्टार्ट कर दिया कि नहीं भैया आप हमें अलग एक क्या दे दो, स्वतंत्रता प्राप्त करो, जिसमें हम लोग क्या करें, अपना खुद का ही एक संविधान बनाएं हम। और उनकी ये भी डिमांड थी कि सिहिली को श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि तमिली को यानी कि तमिलाई को श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा घोषित की जानी चाहिए। इन बातों पे भी विवाद वहां पर चलता रहा। अगला पॉइंट है कि इस वजह से सिहिली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए, ठीक है, अपनी बहुसंख्या के परिस्थिति के तहत पे कदम उठाए। इसीलिए सिहिलियों ने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, सिहिलियों ने कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए ताकि उनकी जो प्रभुसत्ता है वो बनी रहे श्रीलंका के अंतर्गत।
ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को समझदारी की एक बात बता दूं कि आप लोग एक चीज याद रखना, बेल्जियम के अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। और दूसरा कि वहां पर सारी चीजों को एक्यूरेटली एक पावर में बांटा गया है, लेकिन श्रीलंका में विवाद है। यही विवाद, यही डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज देखो, मैं हट रहा हूं, आप लोग इस चीज को अच्छे से देखो, समझ लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स मैं अब आपको इसमें और बता देता हूं। चलो तो बच्चों, श्रीलंका के बारे में पढ़ते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि अब आपको वो पॉइंट्स भी पता होने चाहिए जो पॉइंट बताएंगे कि श्रीलंका में विवाद क्यों हुआ। तो सुनो, 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कुछ कदम, जो कि कहां उठाए गए, ऑफकोर्स श्रीलंका, ठीक है। सीरियो को एकमात्र राज्य भाषा ठीक है, बना दिया गया और इस भाषा की इस भाषा की उपेक्षा की गई कि सीली ही राष्ट्र भाषा कहलाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक और चीज ध्यान दो कि बौद्ध धर्म को राजधर्म का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को राजधर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म ही प्रमुख राज्य धर्म के अंतर्गत आएगा, ये चीज भी देखी गई। और इंपॉर्टेंट है ये जानना भी कि श्रीलंका के विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सीली भाषी बोलने वाले लोग, यानी कि जो सीली भाषा वाले लोग हैं, को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चों एक प्रकार से श्रीलंका में विवाद का कारण बनी। अब ये विवाद जानने के बाद, और एज इट इज आप लोग भी ना इसको एज इट इज ही कॉपी में लिखिएगा। आंसर अगर लिख रहे हैं आप तो आंसर में भी ऐसे डायग्राम बनाइए, ठीक है। और अगर आपसे डिमांड की जाती है पेपर में, जैसे पेपर आता है उसी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि डायग्राम वाइज ही आंसर्स को लिखिए। अगले पॉइंट है कि श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया। तो बच्चे, ये वो कारण थे जो श्रीलंका के अंतर्गत आपसी झगड़े और गृह युद्ध का कारण बन गए। दूसरा पॉइंट है कि जिसकी भारी गीत, ठीक है, जिसकी परिगीत श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण हुई या रूप में हुई, यानी कि इन सब की वजह, यही एक वो वजह थी जो श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण बच्चों बनी। तो आप लोग जितने पॉइंट मैंने बताए हैं इनको ध्यान से एक बार नोट डाउन कर लो, देखो, और फिर इसको हम आगे पॉइंट्स में करेंगे, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स में आप लोग अभी तक ये चीज समझ चुके हैं कि 1956 में जो वहां गृह युद्ध हुए श्रीलंका में, उसके पीछे क्या कारण थे। तो गृह युद्ध एक्चुअल में है क्या बच्चों? अब ये देखो, गृह युद्ध मैंने डिफाइन किया है क्योंकि पेपर में ना गृह युद्ध की डेफिनेशंस 1 नंबर पे, 2 नंबर में, या हो सकता है कुछ ऐसे रेलेवेंट क्वेश्चंस हो जो आपको पूरी तरीके से इन्हीं के बिहाफ पे लिखने हो। देखो आपको क्या करना है, गृह युद्ध है क्या? गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध ही कहते हैं। कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि जब एक देश के अंदर ही देश के समुदाय के लोग ही आपस में कुछ इस तरीके से लड़े कि वो युद्ध जैसी स्थिति लगे तो उसे ही गृह युद्ध का नाम दिया गया है। अगला देखो क्या बोला गया है, बहुसंख्यकवाद आखिर होता क्या है। बच्चों, पहले मैं चाहता हूं कि आप ना एक बार इस पूरी डेफिनेशंस को एक बार आप पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। अब देखो, बहुसंख्यकवाद आखिर है क्या? यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक, या तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, उसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। कहने का मतलब है कि एक ऐसा समूह जिसकी समाज में सबसे ज्यादा तादाद है और वो अपनी इच्छा से क्या करता है, कानून को बनाना, नए नियमों को बनाना, क्योंकि वो एक बड़ी संख्या में है, इसलिए उनको बहुसंख्यकवाद का दर्जा दिया गया है। ओके, अब देखो अगला पॉइंट, सत्ता में साझेदारी के रूप। तो यहां तो आप समझ लोगे गृह युद्ध क्या है, दूसरा आप समझ लोगे बहुसंख्यकवाद क्या है। अब देखो क्या बोला है कि सत्ता में साझेदारी के आखिर रूप है क्या। तो सत्ता में साझेदारी के रूप को समझने के लिए देखो, अर्धवधर वितरण। सबसे पहले तो सत्ता में साझेदारी के रूप का पहला पॉइंट है अर्धवधर वितरण, मतलब चीजों को मैनेज करना, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है एक्चुअल में ये समझ लो। तो यह लिखा है अर्धवधर वितरण क्या है कि केंद्रीय सरकार समाज का बंटवारा या समाज में कुछ इस तरीके से स्थिति होनी चाहिए
तो वो क्या स्थिति होनी चाहिए? तो देखो अर्थवत ये देखा ना, ऊर्ध्वाधर वितरण तो ये है क्या? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं बहुत मैनेजेबल ढंग से चलती हैं। तो इसी को बोला है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब देखो क्या बोला गया है, क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण क्या है? क्षैतिज वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप को क्षैतिज वितरण का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अब आने वाले इस टॉपिक्स में बता रहा हूं। अब इसमें हम समझेंगे कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता आखिर पड़ी समाज में, तो क्यों पड़ी, तो क्यों सत्ता में साझेदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं अगले पॉइंट्स। तो इसमें अब आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझ लो और देख लो, ये आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेंगे और साथ के साथ आपको ये भी हेल्प करेंगे कि आप क्या कर सको कि आप जब भी आंसर लिखो तो उनको टैकल करने का जो फॉर्मेशंस होता है, तरीका होता है, उसको माइंड में याद रख सको। अब देखो क्या बोला है, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और क्यों सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है भी। सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि साझेदारी की अगर हम देखें, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक तो इसके पीछे एक तो युक्तिपरक तर्क है और दूसरा है नैतिक तर्क। तो क्या है युक्तिपरक तर्क? देखो युक्तिपरक तर्क ये कहता है कि भैया विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। पहला तो इसलिए कि सत्ता में साझेदारी की जरूरत इसलिए है कि समाज में अलग अलग समूह हैं, उनके आपसी टकराव को कम करते हैं। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित प्रदान करती है, यह है युक्तिपरक। अगर इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन निकाला जाए तो एक तो ये कि आपसी टकराव को कम करने के लिए और दूसरा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए भी सत्ता में साझेदारी की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये दिखेगा कि नैतिक तर्क जो दे रखा है वो क्या है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, पहला तो, जो कि नैतिक तर्क है, ठीक है। दूसरा, सरकार को वैधता प्रदान कराता है, ये युक्ति मतलब नैतिक तर्क। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। और अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं तो आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चंस अभी यहां पर लिखूंगा वो सारे क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आपने इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट ये क्वेश्चन कर रहा हूं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस चैप्टर रीड करने के बाद आपको बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस की आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो इसमें याद रहे, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि आपको क्या करना है, कि कीवर्ड्स पकड़ना है। तो कीवर्ड्स क्या, टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो याद रहे कि बेल्जियम सरकार द्वारा किए गए कामों को पहले एक्सप्लेन करें और उसके बाद, ठीक है, फिर पॉइंट वाइज में आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा, तो याद करो वो सारे फैक्ट जिसमें सीलियों को आरक्षण और आरक्षण जैसी चीजें दी गई थी, जैसे स्कूलों में एडमिशन, सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी, तो वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो तमिलों को क्यों बेगानापन, तो बेगानापन लिखना है और उसके बाद बेगानापन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको क्या लिखना है, कारण लिख के फिर पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना। तीसरा है, श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। बोला है कि श्रीलंका की जातीय विशेषता यानी कि वहां की जो जातीय विशेषता थी वो क्या थी, जातीय विशेषता भैया यही थी, सीली और तमिलाई समुदाय, बाकी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। आगे देखो, सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। तो याद करो सबसे पहले टॉपिक में जो मैंने आपको पढ़ाया है, पहले वाला पॉइंट, आगे इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लो, स्टार्टिंग से देखोगे ध्यान से तो समझ आ जाएगा कि मैंने ये चीज एक्सप्लेन अच्छे से की है आपको कि सत्ता में साझेदारी के महत्व आखिर है क्या। सत्ता में साझेदारी ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या करिए। तो याद करो, अभी 1 सेकंड पहले ही मैंने आपको, कुछ सेकंड पहले ही आपको पढ़ाया है, ठीक है। 2-4 मिनट पहले पीछे की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, ये चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो ये सारे क्वेश्चंस लो, मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप ये सारे क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है, क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसमें किस तरीके से लिखें एक अच्छा आंसर। इसमें वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे या ऐसी सीरीज में देखेंगे जहां सारी की सारी वीडियो शो होती हैं, तो वहां दिखेगा कि कैसे लिखें एक अच्छा उत्तर।
इस तरीके की वीडियो है, ठीक है। और वो मैंने NIOS के लिए भी बनाई हुई है, CBSE बच्चों के लिए बनाई हुई है, अभी जब पेपर चल रहे थे तो उस समय। तो अगर आपको फिर से सीखना है कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखें, प्रेजेंटेशन आप पेपर में कैसे कर सकते हैं जिससे कि अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बच्चों कोशिश करें आप लोग कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मैं और मेरी पूरी टीम उन सभी बच्चों तक पहुंच सके और उनके लिए भी काम कर सके जो बेचारे कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा को पाने के लिए रह जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नई एक वीडियो में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत प्यार, और मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें बच्चों, ठीक है। उनका कहना माने, वही हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं और सभी साथ छोड़ देते हैं। तो अपने मम्मी पापा का, अपने माँ बाप का आदर करें, सम्मान करें और खुश रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, ओके। थैंक यू।